Now see, every person whose total income of the previous year exceed the maximum amount. The main thing is that कि who is an assessee, who will liable to pay the tax. The main thing, ये concept मैंने आपको starting में समझाया था, ठीक है। जब मैंने आपके इनकम टैक्स की इंट्रोडक्शन की क्लास ली थी, क्या था कि हमारे पास असेसी कौन होता है, हु इज एन असेसी। असेसी कौन है, देखो द मेन असेसी वो पर्सन है जिसे टैक्स पे करना है। अब देखो, आपने ये सुना है ना क्या कि 2.5 लाख तक की इनकम पे या फिर 3 लाख तक के इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। सो एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है, विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। द मेन थिंग इज हियर कि अब आप ये कहोगे कि मैम व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट क्या होती है, ठीक है, मिनिमम अमाउंट क्या होगी। जैसे आप अर्न कर रहे हो 4 लाख, ठीक है, ईयर में आप 4 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, और उस 4 लाख में से, मैम हाँ जी मैम थोड़ा जूम कर दो, क्लियर नहीं हो रहा। जूम कर दूं, अब देखो, अब ठीक है, इससे ज्यादा कंप्यूटर में नहीं हो रहा। अब देखो, अब ठीक है, यस मैम। अब तो हो गया आपको। सिमरन तू भी कर सकती है जूम। हाँ, आप सभी भी अपने ना उस पे जूम कर सकते हो, बाकी मैंने कर दिया। अब दिख रहा है बाबू, बताओ सभी। यस मैम। यस ठीक है, मैम। यस मैम। एक मिनट और लो, ठीक है, अब तो बहुत अच्छे से दिखेगा। अब देखो क्या लिखा है, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि आपके पास जो एक मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा, देखो अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, तो इंडिया के अगर आप रेजिडेंट हो तो उसमें हमारे पास क्या है, एक लिमिट है। लिमिट की जैसे आपको 2.5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं पे करना, एज लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपकी टोटल इनकम क्या हो रही है, मैंने कहा कि आपकी इनकम कितनी, आपकी इनकम है 4 लाख, आपकी इनकम 4 लाख है, ठीक है। अगर वही 4 लाख ज्यादा है आपका, और मैं 2.5 लाख तक की आपकी इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना, इट मीन्स यू हैव टू पे द टैक्स ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। दैट रिमेनिंग अमाउंट इज योर द 1.5 लाख, ठीक है, यानी कि 1.5 लाख के इनकम पर आपको टैक्स पे करना है। तो इसका मतलब आई एम लाइबल टू पे द टैक्स, आई एम द असेसी। मैं पर्सन, देखो एक इनकम टैक्स कहता है कि ये असेसी है, ठीक है, इसका मतलब कि वो टैक्स पे करने के लायबल है, ठीक है। एंड द चार्जेबल टू द इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट, कहने का मतलब क्या है कि जो रेट कौन से रेट पे आपको टैक्स पे करना है, दैट रेट इज नॉट डिफाइंड बाय द यू एंड मी। ना तो ये आपके द्वारा डिसाइड करोगे, ना ये मैं डिसाइड करूंगी कि वो रेट कौन सा होगा। रेट कौन डिसाइड करेगा, द होल प्रोविजंस, व्हाई वी आर स्टडीइंग द इनकम टैक्स, only to understand the basic concepts and the provisions of IT। इनकम टैक्स के हमें बेसिक कंसेप्ट और बेसिक प्रोविजंस को स्टडी करने के लिए ही करते हैं। तो क्या लिखा है, चार्जेबल टू द इनकम टैक्स इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट फॉर दैट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब आपके पास यहाँ बाबू एक टर्म है असेसमेंट ईयर। सो वी हैव अ 2 टर्म्स, एक हमारी होती है प्रीवियस ईयर, एक टर्म कौन सी होंगी, प्रीवियस ईयर, और दूसरी टर्म हमारे पास कौन सी है, असेसमेंट ईयर, ठीक है। देखो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, तो आपने जब कभी भी इनकम टैक्स की कोई नोटिफिकेशन आती है उसमें देखा होगा असेसमेंट ईयर उन्होंने बहुत वर्ड यूज किया है। अगर आप आईटी को भी क्या करोगे, इनकम टैक्स को फाइल करोगे तो भी आप उसमें देखोगे, ठीक है। एक बार हम एक दो कंसेप्ट स्टडी कर लेते हैं, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, उसके बाद में आपको कि हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो सब बताऊंगी, ठीक है। कि अगर मुझे अपना रिटर्न फाइल करना है, टैक्स का मुझे फाइल करना है, तो वो हम कौन सी साइट पे जाके करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका सेम ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि देखो
हम ये थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, इसे हमें एप्लीकेबल करना है अपने रियल लाइफ में भी, तो ये मेन हमारे रियल लाइफ से इंक्लूड है। सो बाबू जिस साल में इनकम अर्न करती हूँ, देखो मैं इस साल अपनी इनकम अर्न कर रही हूँ, ठीक है, मैं इस साल अपनी कॉलेज से मेरी इनकम अर्न हो रही है, तो अगर मैं इस साल अपनी इनकम को अर्न कर रही हूँ तो मैं उसे पे कब करूंगी, यानी कि देखो अर्न तो मैंने तब किया, अब जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हैं उन्हें बोला जाता है प्रीवियस ईयर। और देखो जिस साल मैं इनकम अर्न कर रही हूँ उस साल, क्योंकि मेरी क्या है टैक्स तो मैंने नहीं पे किया, वो अलग है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का या कुछ कंपनीज में या फिर कुछ अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में उनका टीडीएस कट जाता है। टीडीएस माने जिस साल उनकी इनकम अर्न होती है उसी साल टैक्स होता है। एक्चुअल में जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उनका हमें टाइम फिर गवर्नमेंट देती है, तो हमें अगले साल यानी कि जिस ईयर में मैं रिटर्न फाइल कर रही हूँ, यानी कि इस ईयर में, अभी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि नवंबर तक लास्ट डेट है आईटीआर को फाइल करने की, कौन से साल की, यानी पिछले साल की 19-20 की आईटीआर को आप फाइल कर सकते हो। यानी कि आप असेसमेंट ईयर क्या हो गया 20-21, ठीक है, असेसमेंट ईयर आपका हो जाएगा 20-21 आपका असेसमेंट ईयर है, और आपका असेसमेंट ईयर 20-21 तो प्रीवियस ईयर 19-20, यानी कि जिस ईयर में मैंने इनकम अर्न की है उस ईयर को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और उसके अगले साल मुझे उस इनकम पे जो मैंने अर्न की है उस इनकम पे मुझे टैक्स फाइल करना है, टैक्स पे करना है, तो उसे मैं बोलती हूँ असेसमेंट ईयर, दैट इज द AY। तो एवरी पर्सन whose total income of the previous year exceed करती है मैक्सिमम अमाउंट से, ठीक है, विच इज नॉट चार्जेबल। देखो ये जो चार्जेबल टू टैक्स है वो मैक्सिमम अमाउंट, जैसे मैंने कहा कि 4 में से 2.5 लाख फिर आपको टैक्स नहीं पे करना, ये तो गवर्नमेंट एक हर साल अपनी एक लिमिट को रिवाइज करती है। स्टार्टिंग में 1.5 लाख था, फिर उसके बाद 2 लाख तक आया, एक 170 आया, 180 आया, ठीक है। मेल के लिए स्टार्टिंग में अलग था, जब मैं ग्रेजुएशन में थी उस समय मेल के लिए लिमिट अलग थी, फीमेल के लिए लिमिट अलग थी, लेकिन अब इसीलिए देखो गवर्नमेंट हर बार रूल्स को चेंज कर देती है, तो इसीलिए हमें इनकम टैक्स के न्यू ही कंसेप्ट को ही अप्लाई करना है, न्यू ही कंसेप्ट को हमें स्टडी करना है। अब क्या है, अब हमारे पास रेट अलग अलग है, हमें वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। देखो मेन हमें क्या अब ये जानना है कि इनकम टैक्स में इसके हमारे पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि मैं एक कंसेप्ट्स के बारे में ये बात कर रही हूँ। तो बाबू इसमें मेन आपको ये भी चीज समझनी है इनकम टैक्स के कंसेप्ट में कि हमें इस चीज की स्टडी करने के लिए पता होना चाहिए कि हु इज द पर्सन, ठीक है, कौन पर्सन है, टैक्स कौन कौन फाइल कर सकता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। देखो आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में अगर आ जाएगा कि हु इज अ पर्सन, सो प्लीज रिमेम्बर दिस सेक्शन ऑल्सो। तो जोन जोन से भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं बाबू, वो मैंने अपने नोट्स में स्पेशली मेंशन कर दिए हैं, तो आपको वो तो लर्न करने ही पड़ेंगे। सो दिस तो सेक्शन है आपका 2, और इसे हम क्या बोलते हैं सब सेक्शन 31। सो पर्सन आपके पास क्या क्या इंक्लूड करेगा, पर्सन में आपके पास है लाइक इंडिविजुअल, यानी कि कौन कौन टैक्स पे कर सकता है। इंडिविजुअल टैक्स पे करेगा लाइक आप अर्न कर रहे हैं या मैं अर्न कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ आप इंडिविजुअल हैं, तो हम टैक्स पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि जैसे देखो क्या होती है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप लोग जानते भी होंगे कि इसमें क्या होता है, फैमिली में कंबाइंड बिजनेस है और जो मेन उसका हेड होता है फैमिली का वो कर्ता होता है। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी एक क्या है पर्सन है, यानी ये आईटीआर फाइल कर सकती हैं, ये टैक्स पे कर सकती हैं, कंपनी टैक्स पे करती है, फर्म आपका टैक्स पे करेगी, एंड देन एसोसिएशन ऑफ पर्संस,
या आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कि जैसे क्या होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कि जैसे 2 या 3 पर्सन्स हैं, उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लीजिए हम सभी ने मिलके, मैंने कहा कि चलिए हम सभी मिलके 3-4 महीने के लिए एक वर्क स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोरोना के टाइम में कुछ हम अर्निंग करते हैं, या फिर यानी कि हम एक सोशल एक्टिविटी करते हैं। तो यानी कि जिनका पर्पस क्या होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है बाबू, वो आते हैं आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन में। तो यानी कि तो देखो, जिस भी पर्सन ने इनकम अर्न की है, ध्यान रखना वो टैक्स पे करने के लायबल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, चाहे कंपनी है, फर्म है, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं। अब आइए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, वही होती है, काफी सारे ग्रुप में है, ठीक है, चाहे वो लिस्टेड हो या नहीं, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं, यानी कि वो ऑथोराइज्ड है या नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स को इससे मतलब नहीं है। जो पर्सन इंडिया की टेरिटरी पे क्या कर रहा है, इनकम को अर्न कर रहा है, जो पर्सन इंडिया की टेरिटरी में इनकम अर्न कर रहा है, वो लायबल है टैक्स पे करने के, ठीक है, चाहे वो पर्सन कोई भी हो। तो नेक्स्ट क्या हो गया आपका, लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट है द एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कहने का मतलब है और भी बहुत सारे वो पर्सन हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्यों, रियल पर्सन नहीं है, ठीक है, बट एक्ट करते हैं एज अ पर्सन। तो वही सारे इन सभी में, यानी कि जो इन सभी पॉइंट्स में जो कवर नहीं किए गए हैं, ठीक है, कि जैसे आपके पास कंपनी आ गया, आपके पास फर्म आ गया, इंडिविजुअल भी है, एचयूएफ भी आ गए हैं, इसके अलावा और कोई जो पर्सन नहीं आए हैं वो भी इसमें टैक्स पे करेंगे। तो देखो ये तो बेसिक कंसेप्ट्स हैं। इंडिविजुअल, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल माइनर, ठीक है, कोई भी जो पर्सन है जो कि क्या है, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, इनकम को अर्न कर रहा है। तो एचयूएफ कंपनी, आई होप इंडियन कंपनी है, इन सबको ये तो आप सभी जानते हैं, अवेयर हैं इन सब चीजों से, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। अब देखो कोई भी आपके पास क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि कंपनी है जो कि फॉरेन कंट्री के हिसाब से इनकॉर्पोरेट की गई हो, बट वो कहाँ काम कर रही है, दी वो दैट कंपनी या दैट कॉर्पोरेट इज वर्किंग इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, वो इंडिया की टेरिटरी पे काम कर रही है। आप ये नहीं कह सकते कि हम दूसरे कंट्री के लॉस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। आप तो जाइए दूसरी कंट्री पे जाइए, अगर आप हमारे इंडिया के लैंड पर हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आइए सी पे, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और अ बॉडी विच इज असेस्ड और वाज असेस्ड, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यानी कि बॉडी जो कि असेस्ड की जाएगी, यानी कि जो कि असेसेबल है, ठीक है, यानी कि जो कि टैक्स पे करने के लायबल है, ठीक है, किसी भी असेसमेंट ईयर में, ठीक है, ये तो लिखा है ऑन और बिफोर, यानी कि कहने का मतलब है कि 1970 से पहले या उसके बाद से ही, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो एक इनकम टैक्स को पे करने के लायबल है, चाहे वो कोई भी बॉडी है, एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशन है। अब है लोकल अथॉरिटी। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे आपके पास एक वर्ड था अथॉरिटी, तो अथॉरिटी का मतलब क्या है आपके पास, कि जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज है, ठीक है, आपके पास कमेटी है, चाहे उसमें गवर्नमेंट की फंडेड हो, चाहे उसमें मैनेजमेंट लोकल का फंडेड हो, तो भी वो सभी टैक्स पे करने के लायबल है। आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं, क्या उनका टैक्स नहीं पे होता, होता है ना उनका टैक्स, उनका तो इनफैक्ट टीडीएस कटता है उनको तो, यानी जिस मंथ में मैंने इनकम अर्न की है तभी मेरा टैक्स कट के मुझे मिलेगा। और जो भी जितने भी सारे प्राइवेट होते हैं उनका अगर टैक्स नहीं डिडक्ट होता है तो वो अगले साल अपना टैक्स फाइल करेंगे। और जिनका भी टीडीएस कटता है यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो वो भी अपना यानी कि असेसमेंट ईयर को इन सबको फाइल करेंगे, उन सभी को
ठीक है, वो लायबल हैं इन सभी को यानी कि टैक्स को पे करने के लिए इफ दे आर, ठीक है, अर्निंग। नेक्स्ट इज योर द कैंटोनमेंट बोर्ड है, ठीक है, कोई भी आपके पास फर्म है, तो ये सब तो एक बेसिक मैम कंसेप्ट है। हाँ जी मैम बताइए। पीडीएफ फंड मतलब क्या होता है? बाबू ये आपका होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ है ना। तो अगर आपके पास एक मतलब कोई भी फंड अवेलेबल होता है, ठीक है, पीपीएफ में, तो उसके लिए भी आपके लिमिट है बाबू, ये आपको सैलरी का इंक्लूड है। तो ये हम सैलरी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ये हमें कब मिलता है, जैसे पीपीएफ मुझे मिला, मुझे ग्रेच्युटी रिसीव की गई है, तो ये आपको सैलरी का पार्ट है ना। तो मैंने आपको उस दिन एक जब हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास सैलरी के 5 हेड्स होते हैं। कितने हेड्स हैं सैलरी के? 5 हेड्स हैं। और इन 5 हेड्स में हमें कौन कौन से हेड स्टडी करने हैं बताओ? मेन सभी हो गई ना, कि जैसे हमारे पास मेन सैलरी हो गया कि हमारे पास सैलरी से इनकम है, हमारी सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड देन दी अदर सोर्सेज। तो सैलरी में आपको जो भी चीज रिसीव होती है, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, चाहे आपको ग्रेचुटी मिले, चाहे आपको पीपीएफ मिले, हम सभी उसकी कैलकुलेशन को स्टडी करेंगे। और कोई डाउट किसी को? बताइए, और कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या लिखा है? पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो मतलब यही हमारे पास एक पार्टनरशिप फर्म के बारे में है। पार्टनरशिप फर्म भी है, ठीक है, वो भी, लेकिन एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो नहीं है, लेकिन हम उसे इनकम टैक्स में सेपरेट एंटिटी ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, कि चाहे हमारे पास वो लीगल एंटिटी है या नहीं, क्योंकि उसका जो प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स ने उसे भी अलग से डिफाइन किया है। आइए एक बार हम ये जो है इलस्ट्रेशन 1.1, ठीक है, आप सभी एक बार प्लीज इसमें से देखिएगा, आंसर को छुपा देती हूँ मैं। अब मुझे बताइए, ठीक है, कि अगर मैं बात करती हूँ किसका स्टेटस क्या है, क्या लिखा है? डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें इन सभी के फॉलोइंग के स्टेटस को बताने हैं। बताइए, नंबर 1 द दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है? मतलब देखो, आप कोई कंपनी तो नहीं, क्योंकि आगे कुछ भी प्राइवेट लिमिटेड ये सब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर हम एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करते हैं, या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सेंट्रल की बात कर रहे हैं, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ, तो ये एक्ट करती है ना पर्सन की तरह। पर्सन का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी गुड। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसका स्टैम्प भी है, इसके सिग्नेचर भी है, इसका एक रूल भी चलता है, पर ये एक रियल पर्सन नहीं है। तो क्या हो गया ये? दिल्ली यूनिवर्सिटी इज आर्टिफिशियल जुडिशियल यानी कि पर्सन। नेक्स्ट आइए, श्याम पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बताइए क्या है? ये एक लिमिटेड है, बताइए क्या है? मैंने आपको हिंट भी दे दिया। कंपनी। वेरी गुड, ये क्या है? कंपनी है। तो कंपनी है, इसका मतलब कि ये भी टैक्स पे करेगी। तो यही आपको बता रही हूँ कि कोई भी टैक्स से वंचित नहीं है, सभी को ही टैक्स पे करना है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक क्या है? कैनरा बैंक, कैनरा बैंक इज ऑल्सो कंपनी है। कैनरा बैंक भी आपके पास कंपनी। तो अब है फोर्थ, एक्स एंड वाई आर लीगल हायर्स ऑफ द जेड, ठीक है, और जेड 2018 में मर जाता है, तो एक्स और वाई उसके बिजनेस को क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं बिना किसी पार्टनरशिप डीड के। मैंने आपको क्या बताया? तो अब मुझे बताओ एक्स वाई है क्या? एक्स वाई क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वेरी गुड, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। वेरी गुड, और मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? गुड। सो एक्स और वाई लीगल हायर है, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप बना लेते तो ये हो जाती पार्टनरशिप फर्म,
लेकिन इन्होंने बिना पार्टनरशिप को किए हुए ही काम को कंटिन्यू किया। यानी कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि जो ये पार्टनरशिप है इसे करना। तो इसका मतलब ये क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई। तो बताइए क्या है ये? लोकल अथॉरिटी। वेरी गुड। तो ये क्या है? एक लोकल अथॉरिटी। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें से किसी को भी कोई डाउट है? नो मैम। नहीं? नो नो मैम। मैम। ओके गुड। अब No, आगे ma'am. स्टडी करते हैं। तो देखिए, आगे हमें इसमें स्टडी करना है। तो क्या है? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? दिख रहा है ना सभी को? देखो, अब यस क्या मैम। लिखा है हमारे पास असेसमेंट ईयर में? अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे मैं आपको सबसे पहले इसका एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? द करंट असेसमेंट ईयर इज 2019-20, ठीक है? कि अभी ये जो है कि मैंने 1920 का मेरा असेसमेंट ईयर है। इसका मतलब क्या है कि मेरी जो इनकम है, ठीक है, मेरी जो इनकम है वो 18-19 की है इनकम। यानी कि मैं भाई, अगर मेरा असेसमेंट ईयर 1920 है, तो यानी कि मेरी जो इनकम मैंने अर्न की है, यानी कि मुझे 1920 पे टैक्स पे करना है। मैं 1920 पे आईटीआर को फाइल करूंगी। अगर मैं 19-20 में आईटीआर को फाइल करती हूँ तो 18-19 मेरा क्या है? प्रीवियस ईयर है। एंड देन 18-19 इज माय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब इससे पहले वाला ईयर, कि जिस ईयर में मैंने इनकम अर्न की है। अब देखो, अब असेसमेंट ईयर है जो कि आपका अब 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा। यानी कि मेरा प्रीवियस ईयर था 18-19। वो कब स्टार्ट था? वो स्टार्ट था 1 अप्रैल 2018, ठीक है? और खत्म कब था? 31 मार्च 2019। अब इस ईयर में जितनी भी मैंने इनकम अर्न की है, मैं उसे अगले साल पे करूंगी, यानी कि 1920 में। यानी कि विच कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 एंड विल एंड ऑन 31 मार्च 2020। और वो कब खत्म होगा? वो एंड होगा आपका 31 मार्च 2020 में। पहले बताओ, ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। Yes, असेसमेंट ma'am. ईयर आपका फिक्स होता है। यू कैन नॉट चेंज योर असेसमेंट ईयर। आप ये कहें इनकम टैक्स से कि मेरा असेसमेंट ईयर ये नहीं है, ठीक है, तो बाबू आपका असेसमेंट ईयर चेंज नहीं होगा। ये सभी के लिए क्या है? सेम है। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स ने, अथॉरिटीज ने क्लियरली डिफाइन किया गया है कि जिस ईयर में, ठीक है, आप इनकम अर्न कर रहे हो, वो ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है, ठीक है, उसके अगले साल, उसके अगले दिन आपका असेसमेंट ईयर चालू हो जाएगा। इस ईयर में आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। हमारे पास टाइम दिया जाता है जुलाई का, अगस्त का, ठीक है। अलग अलग फर्म, इंडिविजुअल्स के लिए, कंपनीज के लिए, फर्म के लिए अलग अलग टाइम दिया जाता है। क्या लिखा है? द पीरियड ऑफ द असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड पीरियड विदाउट एनी चेंज इन द टू डेट्स, ठीक है, हमेशा फिक्स्ड है, तब से शुरू होगा। और इसी फिक्स्ड में ऐसा भी नहीं है कि आपको 31 मार्च 2020 तक टैक्स पे करना है। बीच में गवर्नमेंट आपको एक डेट होती है वो डिसाइड करती है, ठीक है। वैसे वो मेनली अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग फर्म के लिए, ठीक है, आपका सितंबर होता है, अक्टूबर होता है, ठीक है, जुलाई होता है। पर अभी फिलहाल कोविड को देखते हुए ये हो गया है नवंबर। तो द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो इनकम है मैम प्रीवियस। सब फर्म्स का अलग अलग नहीं बाबू, डेट, लास्ट डेट कंपनीज फिक्स का करी अलग जाती है, कंपनीज का अलग है, ठीक है। वो मैं आपको इसमें डेट जो भी है एग्जैक्ट अमाउंट आपको करके ये बताऊंगी जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे ना, क्योंकि अभी सब कुछ ही बताऊंगी तो आप सब कुछ कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है ना। स्टेप बाय Yes, स्टेप मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी। तो क्या लिखा है? इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है। यानी कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसे टैक्स करते हैं कब? यानी असेसमेंट ईयर के दौरान। और किसके अकॉर्डिंग?
जो रेट इन एनुअल फाइनेंस एक्ट, ये कब आता है बताओ? फाइनेंस कब यानी कि एक्ट कब आता है? या फिर अगर हम एक कि कौन सा रेट कभी गवर्नमेंट को चेंज करना हो या गवर्नमेंट को मतलब लिमिट को चेंज करना है, कम करना है, ये हमें कब पता चलता है? बताइए। फैब में आता है ना, फैब में बिल आता है ना, फाइनेंस बिल। हेलो, फैब में फाइनेंस बिल आता है ना, तो फाइनेंस बिल में ही जैसे फैब में आता है वो, तभी हमें उसमें नेक्स्ट ईयर कौन कौन सा टैक्स का रेट होगा या कौन कौन सी लिमिट होगी, हमें उसमें नेक्स्ट ईयर का हमें यानी कि कमिंग ईयर में क्या एप्लीकेबल होगा वो हमें पता चल जाता है। सो द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड during the assessment year according to the rates of the tax prescribed by the annual finance act. So all assessees whose previous year ended on, ठीक है, वो सारे assessee जिसका previous year इस दिन एंड हो रहा है, तो उन्हें कब टैक्स पे करना है? कौन से असेसमेंट ईयर में? 1920 में। तो अब देखो बाबू, आपको सेक्शन भी इसको ढंग से लर्न करना है, ठीक है। असेसमेंट ईयर इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, दैट इज असेसमेंट ईयर मींस period of the 12 months commencing on the first day of April every year, जो कि हर साल अप्रैल के फर्स्ट डे स्टार्ट होता है एंड एंडिंग ऑन द 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, और जो कि अगले साल 31 मार्च में क्या होगा? एंड होगा। ये आपका असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का क्या है? पीरियड है। अब आ जाइए प्रीवियस ईयर में। आई होप आपको प्रीवियस ईयर भी क्लियर हुआ होगा। क्या होता है आपका? असेसमेंट ईयर से पहले वाला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर लिखा है ना, यानी कि जिस ईयर में मुझे टैक्स पे करना है उससे पहले वाला ईयर, यानी कि जिस ईयर में मैंने इनकम अर्न की है वो मेरा क्या है? प्रीवियस ईयर है। पहले बताओ, क्लियर हुआ इतना? तो Yes, ma'am. प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर Yes, ma'am. इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास 1 अप्रैल से, ये भी 12 मंथ्स का, ये भी 12 मंथ्स का है। क्लियर? आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, जिस ईयर में इनकम अर्न की है प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में मैं इनकम टैक्स करूंगी वो मेरा क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर इन केस ऑफ अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए ये आप एग्जांपल्स हैं इसका, पहले इससे देखिए। हाँ जी बोलिए। मैम असेसमेंट ईयर को करंट ईयर भी बोल सकते हैं? असेसमेंट ईयर को आप करंट ईयर भी बोल सकते हो, बट ये 100% सही नहीं है। मैं ये बोलती हूँ कि मुझे बताइए कि 17-18 का असेसमेंट ईयर क्या है? भाई 17-18 में जो इनकम अर्न की गई है उसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 18-19. 18-19। तो क्या ये करंट ईयर है? ठीक है। पर आप, अगर मैं अपने यानी कि अपने पिछले साल की इनकम की बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब कि जिस में हम लाई करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग ईयर है, मैं उसके जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर की बात कर रही हूँ, उसमें मैंने उसकी इनकम की, तो वो जो मेरा करंट ईयर है वो मेरा असेसमेंट ईयर होगा। डाउट सॉल्व हो गया? यस मैम। ओके, चलिए अब देखो, एक बार मैं आपको पहले एग्जांपल बताती हूँ। सपोज अ बिजनेस इज सेटअप ऑन 10/8/2018, यानी कि अगस्त में, 10 अगस्त में ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था। एंड द प्रीवियस ईयर शैल कमेंस ऑन, तो इसका मतलब क्या है? अब आप ये कहोगे कि नहीं, आपका तो मैम ने तो बताया है हमें कि जो उसका जो प्रीवियस ईयर है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो हम तो 1 अप्रैल से ही उसकी इनकम लेंगे। बाबू, अगर वो बिजनेस ही सेटअप हुआ है 10/8 में, तो हम 1 अप्रैल नहीं लेंगे, तो अब हम क्या लेंगे? 10/8 से 31 मार्च तक उसका क्या होगा? 10/8 से 31 मार्च तक उसका, बताओ।
10 मार्च से मतलब 10/8 से 31 मार्च तक उसका प्रीवियस ईयर होगा। तो जरूरी नहीं है कि प्रीवियस ईयर आपका 1 अप्रैल से ही होगा। कहने का मतलब है होगा आपका 1 अप्रैल से ही, ठीक है, 1 अप्रैल ही है। लेकिन जब एक न्यूली बिजनेस सेटअप हो रहा है, वो साल के बीच में सेटअप हो रहा है, तो जब से वो सेटअप हो रहा है हम तभी से उसका क्या लेंगे, मंथ उसके इनकम तभी ही लेंगे। तो देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और अ न्यू सोर्स ऑफ द इनकम, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से नहीं स्टार्ट हो रहा। मान लीजिए एक बिजनेस है, वो हुआ है आपका 31 या फिर ठीक है, जनवरी में हुआ है, तो फिर हम उसका जैन फेब मार्च 3 ही महीने की इनकम हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो क्या लिखा है, शैल बिगिन फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप और कमिंग इनटू द न्यू एग्जिस्टेंस में जो आया है, ठीक है। पर वही लिखा है, देयर इज नो कंपल्सन ऑन एनी असेसी टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आप ये सोचने हैं कि अच्छा इनकम टैक्स ने अपना 31 मार्च बताया है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, इसीलिए हम जो बुक को ये कंपनी या फिर फर्म बुक को सेटअप कर 31 मार्च तक करती है, इसके लिए कोई रीजन नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये कंपनी ने कंपनीज एक्ट ने इनकम टैक्स के प्रोविजन को देखते हुए क्या किया कि ठीक है, जब हमें टैक्स ही फाइल करना है 31 मार्च तक का, तो हम 31 मार्च तक की ही अकाउंट्स की बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई इनकम टैक्स के हिसाब से कोई कंपल्सन नहीं है कि आप 31 मार्च के बाद अपनी न्यू बुक को चेंज कर दो, ऐसे उनके अकॉर्डिंग कोई भी कंपल्सन नहीं है। तो इफ फॉर एनी रीजन he wants to close his books of the account on a date other than 31st March, he can do so। 31st मार्च के अलावा भी वो बुक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, वो आप आराम से करो, क्योंकि उन्हें आपकी किससे मतलब है, इनकम से मतलब है, ठीक है। पर उसको कह रहे हैं कि he would be required to make his accounts, ठीक है। पर कहने का मतलब है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे भी करो, लेकिन इनकम टैक्स के पर्पस के लिए आपको, ठीक है, 31 मार्च को आपने अपने पूरी टोटल में कितना इनकम को अर्न किया वो कंप्लीट करना होगा। अच्छा, अब फटाफट से पेन लेके बैठो, पेंसिल लो, अब इसको सॉल्व करो, बताओ कि आपके नजर में लिखा है डिटरमाइन द प्रीवियस ईयर ऑफ द इनकम, जो ये इनकम है इनका आपको प्रीवियस ईयर बताना है। बताओ कि इन इनकम का प्रीवियस ईयर क्या होगा, बताइए। लिखा है, कौन बताएगा? मिस्टर मोहन, हाँ जी बताओ। मिस्टर मोहन अपॉइंट हुए हैं, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। कब अपॉइंट हुए हैं? 1/9/2018 में। तो बताओ प्रीवियस ईयर। 17 बाबू गलत। प्रीवियस, एक बात बताओ, मिस्टर मोहन ने अपॉइंट हुए हैं यानी कि वो एक कंपनी में, एक राज टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपॉइंट हुए हैं। आपकी जॉब लगती है, ठीक है, आपकी जॉब लग रही है, मान लीजिए आप ही हैं जो कि आप अपॉइंट हुए हैं कंपनी में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। कब अपॉइंट हुए हैं? 1/9, ठीक है, यानी कि 1 सितंबर को 2018, यानी कि 1 सितंबर 2018 से उसने इनकम अर्न करनी शुरू की। यही मतलब हुआ या नहीं? यस मैम। बताओ ना, पहले सोचो। अभी तो मैं क्या है, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है, तो बहुत सिंपल है। इनकम टैक्स इज अ वेरी इजी इफ वी आर अंडरस्टैंडिंग द इट्स कांसेप्ट सो डीपली एंड। हाँ जी बताइए मैम। प्रीवियस ईयर इसमें आएगा 1/9/2017 to 18। 17 क्यों आएगा? मुझे 17 समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे बताओ प्रीवियस ईयर होता कौन सा ईयर है?
मैम जिसमें जब हम अर्न करते हैं उसके पिछले साल वाला प्रीवियस ईयर नहीं, होता है। गलत। जो अर्न करते हैं वो प्रीवियस ईयर होता है, उससे नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर होता है। वेरी गुड। ये किसने बताया? नाम मैम बताओ। रिचा रिचा रिचा, गुड। बाबू लिख लो कहीं, मैंने कहा ना साथ साथ नोट्स भी नोट डाउन किया करो, नोट्स तो है ही। आपने उसमें एक जगह शॉर्ट में हिंदी में भी लिख लो। ईयर होगा। तो प्रीवियस ईयर आपका हो जाएगा। देखो अब मिस्टर मोहन ने, देखो जिस साल इनकम अर्न की जाती है, ठीक है, जिस साल इनकम अर्न होगी उसी साल, वही आपका प्रीवियस ईयर है। यही आपको करना है कि इनकम अर्न कब की जा रही है। इनकम अर्न होगी जिस ईयर में, तो वही ईयर आपका क्या है, प्रीवियस ईयर। अब बाबू ये ध्यान रखो, असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं। पहले इनकम टैक्स ने बोला है पहले आप एक साल आपको अर्न करने का दिया गया, और अगले साल जो इनकम अर्न की है आपने, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, अगले साल आपको उसका टैक्स पे करना है, तो वो आपका असेसमेंट ईयर हो गया। So Mr. Mohan was appointed in Raj Textile Private Limited for the first time on 1 September 2018। अब एक बात बताओ, 2018 यानी कि 18-19 का वो जो ईयर है, यानी वो ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2018 से, लेकिन उसने 1 अप्रैल को वर्क नहीं किया, उसने काम कब किया, 1/19/2018 में। तो 1/9/2018 से 31 मार्च 2019 तक, ठीक है, इसने इनकम अर्न की। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं? यस मैम। यस मैम। इसने इनकम अर्न की ना, यानी कि 1 सितंबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक उसने इनकम अर्न की, यानी 1/9/2018 से लेके उसने इतने डेट तक इनकम अर्न की है, इतने टाइम तक। तो जिस ईयर इनकम अर्न की जाती है वो क्या होता है, प्रीवियस ईयर। पहले बताओ प्रीवियस ईयर हुआ या नहीं? यस मैम देखा। यस मैम। अब मेन चीज है यहाँ पे, आप 1 अप्रैल मत लिखना, यहाँ क्या लिखोगे, क्योंकि जिस डेट से उसने जॉब करनी शुरू की है, मान लो आज आपकी नौकरी लग जाती है, ठीक है, आप मार्च तक जो इनकम अर्न करते हो उसका टैक्स आप अप्रैल से पे कर दोगे, ठीक है, अप्रैल से आप उसको पे करोगे। तो सिमिलरली यही कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई है। नाउ सी द बी कंसेप्ट, बी पार्ट। Radha started a timber business on 20/1/2019। तो मुझे बताओ असेसमेंट ईयर कौन सा, सॉरी प्रीवियस ईयर कौन सा है? 20 Jan 2019 to 21 March 2019। हाँ, यानी कि बिल्कुल इसी डेट से स्टार्ट किया है ना, तो हम इसी डेट का लेंगे, यानी कि 21/2019 देखते हैं क्या लिखा है, 21, ठीक है, यानी इसी डेट से हमने किया है। और ये ईयर कब खत्म होगा, 31, ठीक है ना, 31 मार्च 2019 में। तो ये मेरा कौन सा हो गया, प्रीवियस ईयर। अब आ जाओ, अमर सोल्ड हिज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अमर ने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सोल्ड की है, कब सोल्ड की है, 10/8, यानी कि उसने सोल्ड किया 10th अगस्त 2018। तो बताओ 10 अगस्त 2018 to 31 मार्च 2019। तो अभी ठीक है, यानी कि 10 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 से। अब है डी, क्या है, डी है अनूप सिंह रिसीव 1 लाख एज रेमुनेशन फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विस, ठीक है, यानी कि उसने एक ने रेमुनेशन रिसीव की गई है। कितनी रेमुनेशन रिसीव हुई है, 1 लाख की रेमुनेशन रिसीव की गई है, ठीक है। अब यहाँ लिखा है फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि, और उसे कब रिसीव की गई है, 23/2019। उससे हमें मतलब नहीं है कब रिसीव की गई है, हमारा
जो एंडिंग है वो कौन सा है, वो हमारा है 31 मार्च। बताओ कौन सा होगा 20 मार्च प्रीवियस टू ईयर? 31 मार्च 2019 वेरी गुड। 20 मार्च मार्च 2019 टू 31 मार्च 2019। गुड। तो अब इन सभी का ABCD का, इन सभी का असेसमेंट ये, क्योंकि इन सभी ने एक ही ईयर में इनकम अर्न की है ना, यानी इन्होंने 18-19 में इनकम अर्न की है, और असेसमेंट ईयर क्या हो गया अगले साल 19-20। क्लियर हुआ है नहीं? तो यानी कि इन्होंने, हाँ, यानी कि 18-19 की इनकम है। देखो सबका ईयर सेम है लेकिन डेट अलग अलग है। किसी ने इस दिन काम किया, उसने इस दिन इनकम अर्न की, इस दिन से वर्क करना शुरू किया, और असेसमेंट ये सबका क्या हो जाएगा सेम 19-20। तो इसीलिए इन सभी की प्रीवियस ईयर में डेट अलग अलग हो जाती है, लेकिन जब हम टैक्स को फाइल करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर डेट मेंशन होती है। पहले बताओ मैम क्लियर हुआ? मैम टैक्स क्या 10 डेज का भी लेते हैं गवर्नमेंट? बिल्कुल लेगी, अगर उसमें है आपकी इनकम है, ठीक है, पर आपको उसमें अगर टैक्स गवर्नमेंट है, पर मान लीजिए आप ITR को फाइल करते हो, तो देखो ये एक प्रोविजन है कि जो भी इनकम को अर्न करेगा वो टैक्स फाइल करे, ठीक है। बेशक आपके पास आपके टैक्स लायबिलिटी कितनी भी है, अगर आपकी इनकम है तो आप टैक्स फाइल करोगे। तो आपको तो टैक्स वैसे भी पे नहीं करना, क्योंकि आपको फाइल कर दो अपनी ITR, ठीक है, कि एज अ प्रूफ भी रहेगा, ठीक है, कि जैसे 1 लाख रुपीज रिसीव हुई है, आपने 1 लाख रुपीज, ठीक है, 20 दिन में 10 दिन में रिसीव किए हैं, पर उस ईयर में जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2.5 लाख तक की जिसकी इनकम है उसे टैक्स पे नहीं करना, ठीक है। अगर आप तो फिर 2.5 लाख से कम की है तो आपको तो टैक्स आ जाएगा उसमें लिखा हुआ, पर उसमें टैक्स में आ जाएगा लिखा हुआ टैक्स पेबल 0, ठीक है, आ जाएगा कि इनकम इतनी अर्न की गई है 1 लाख, लेकिन टैक्स कितना निकल के आया 0, ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में अपने आप ही सब कुछ सेटअप होता है। लेकिन आपकी इनकम है 3 लाख 4 लाख, तो 2.5 लाख तक आप माइनस कर दो, उस पर टैक्स नहीं पे करना, बाकी की इनकम पर आपको टैक्स पे करना है। वो सब आपको बताऊंगी किस रेट से पे करना है, अलग अलग का सब कुछ रेट है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन करेंगे तो आपको उसमें उनके रेट भी बताऊंगी। इसके बाद हमारे ये कंसेप्ट है, देखो आगे है, आपको मुझे रेट भी बताना है। ये देखो ये अलग अलग रेट हैं, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग है कि कितनी इनकम पे टैक्स नहीं पे करना, ठीक है, कितने % का टैक्स पे करना है, वो सब कुछ हमें इसमें स्टडी करना है। 1 बाय 1 हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है, यस मैम। समझ में आया नहीं? Yes, अब है ma'am. नेक्स्ट ईयर, टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इनकम ड्यूरिंग द सेम ईयर। देखो अब मेन बात आती है, आपके माइंड में कुछ ऐसा नहीं आया कि मैम मान लीजिए कि बहुत सारी चीजें या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, कंपनीज है वो कह रही हैं कि हम आज ना यहाँ से ना छोड़ के हम कंपनीज बंद हो गई हैं, और वो अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही हैं, ठीक है, वो अपना सामान पैक करके कोई वो मतलब अमेरिका की कंपनी है या वो चाइना की कंपनी है, पाकिस्तान की कंपनी है, वो वापस जा रही है। तो मैम उस केस में बताओ क्या करना होगा? तो क्या आपके माइंड में नहीं आया कि कभी मतलब जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम अर्न की है वो आपको टैक्स करनी है असेसमेंट ईयर में, यही रूल है ना, बताओ, यही रूल है। लेकिन Yes, ma'am. इनकम टैक्स ने कहा है कि बहुत कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जहां पर जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हो उसी ईयर में आपको टैक्स पे करना है। वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं उसे हम देखते हैं। क्या लिखा है इनकम टैक्स ने
the taxation of the previous year's income during the same year. देखो as a rule, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में थ्योरी में काफी बार पूछा गया है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी सिचुएशन में आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक ही बन जाता है, कौन कौन सी ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जब आपका असेसमेंट ईयर सेम होगा प्रीवियस ईयर से। तो देखो क्या लिखा है, एज अ रूल the income of the previous year is chargeable to tax in the immediately succeeding assessment year। देखो ये तो रूल ही है ना कि प्रीवियस ईयर में जो मैंने इनकम अर्न की है वो टैक्स चार्ज किया रहेंगे उसके बिल्कुल जस्ट अगले ही साल, ठीक है, असेसमेंट ईयर में। बट इन सर्टेन केसेस द इनकम ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर मे बी टैक्स्ड इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न। लेकिन फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम है हम उसे टैक्स करेंगे उस ईयर में जिस ईयर में वो अर्न की गई है। सो द इनकम ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर मे बी टैक्स्ड इन द सेम ईयर इन विच इट इज अर्न। फॉर एग्जाम्पल द इनकम अर्न बिटवीन 1 अप्रैल, ठीक है, 39 यानी कि 30 सितंबर तक जो इनकम अर्न की गई है। अब मान लो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि उसके जो कंपनी नहीं चल रही उसने बंद कर दी, तो क्या वो अगले साल टैक्स पे करेगा? नहीं ना। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, तब हम उस केस में क्या कहेंगे, उस केस में आपको जो आपका जो यानी कि ये जो देखो असेसमेंट ईयर क्या होना था 19-20, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा आपका 18-19 ही होगा, प्रीवियस ईयर ही होगा। तो ये एग्जाम में आता है कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं या कौन कौन से कंडीशंस हैं जहां पर आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या है, सेम है। सो देयरफॉर assessment year and the previous year in these exceptional circumstances will be the same। तो ठीक है, तो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर इन दीज एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्या है, वो सेम है। अब देखते हैं कौन कौन सा है वो। नंबर 1, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ सिंपली, शिपिंग बिजनेस में क्या होता है, शिपिंग बिजनेस में वो आते हैं, ठीक है, शिपिंग बिजनेस में आपके पास आएंगे। अब वो शिपिंग बिजनेस में अब क्या है, वहां से आए हैं, गुड्स आपके पोर्ट पर है, तो क्या एक बात बताओ, अगर आपने उस समय उनसे टैक्स नहीं लिया, ठीक है, तो क्या वो आपको फर्दर टैक्स पे करेंगे? क्या आपको वो फर्दर टैक्स पे करेंगे? बताओ हाँ या ना। हम समझ में नहीं आया ये पॉइंट। नहीं समझ में आया, मैं बताती कोई नहीं। इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग बिजनेस, जैसे मान लीजिए शिपिंग, अच्छा तो पहले एक बार ये कंसेप्ट समझते हैं है क्या। वेयर एनी शिप बिलोंग्स टू अ नॉन रेजिडेंट, ये देखो एक शिप है, देखो आपके पास पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट में क्या होता है, पोर्ट में शिप से सामान लोड होके आता है ना, पहले बताओ, पोर्ट है, पोर्ट में जो शिप्स होती हैं उनमें सामान अगर लोड होके आया है, ठीक है, अगर आपने उस शिप को ऐसे ही जाने दिया, यानी क्या जो शिप यानी कि जिनका शिपिंग बिजनेस है, जिनकी 10-12 शिप है या जिनकी एक शिप है, उनसे उनको इनकम अर्न होती है शिप से या नहीं होती? क्या उन्होंने पैसेंजर को कैरी करके या गुड्स को कैरी करके इनकम अर्न नहीं की होगी? अब मुझे क्या पता कि वो जो शिप है वो एक बाहर वाले की है, देखो नॉन रेजिडेंट की शिप है, वो इंडिया के रहने वाला तो है नहीं। अगर वो कहेगा कि ठीक है मैं आपको अगले साल टैक्स पे करूंगा, क्या पता वो अगले साल आया ही ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसीलिए
कि अगर आपका शिपिंग बिजनेस से और कोई इंडिया का रहने वाला नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, एनआरआई है, so income of non-resident from shipping business section 172 where any ship belongs to non-resident, ठीक है, who does not have any representative in India। देखो अगर इंडिया में उसका रिप्रेजेंटेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो नॉन रेजिडेंट है, हमें उसका कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, कहाँ से है वो, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, तो क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी इतनी दूर पैसे लगा के कुछ इनकम के लिए वहां जाएंगी? तो सिंपली रूल कर दिया। तो देखो वो अपनी इनकम को अर्न कर रहा है बाय कैरिंग पैसेंजर को कैरी करके शिप में। अब वो शिप पता नहीं किसकी हो किसकी नहीं हो, लाइफ स्टॉक को, यानी कि जो भी ये सारे के सारे गायें होती हैं, ठीक है, बकरी, तो वो लाइफ स्टॉक में आ गया, मेल, ठीक है, और गुड्स जो भी शिप होते हैं इंडिया के पोर्ट पे। तो उस समय हम क्या करते हैं, द इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट विल बी टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ इट्स अर्निंग। हम उससे उसी समय उनको टैक्स पे करा लेते हैं। बताओ हम जब भी जाते हैं किसी भी रोड पे तो ये टोल टैक्स लेते हैं ना, ऑन द स्पॉट देते हैं ना, या ये कहते हैं कि नहीं हम मतलब जो अगले साल आपको पे करेंगे, नहीं ना। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे मुझे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर आपका क्या होगा, सेम होगा। सो द इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट विल बी टैक्स्ड इन द ईयर ऑफ इट्स अर्निंग। अब मेन आती है, तो ये देखो इट इज 7.5% ऑफ द अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ सच कैरेज टू द ओनर। आपको अमाउंट भी, रेट भी फिक्स कर दिया, कितना, कि जैसे जो भी आपके पास ओनर को कैरेज का जो भी अमाउंट पे किया गया है, मान लो उसने 1 लाख अर्न किया, ठीक है, तो 1 लाख का 7.5% उसे क्या, यानी कि हम ट्रीट किया जाएगा। अमाउंट शैल बी द डीम टू बी द इनकम ऑफ द ओनर, तो वो ओनर की इनकम मानी जाएगी। फिर उसके बेस पे हम टैक्स चार्ज करते हैं। अभी ये इनकम मानी जाएगी, ठीक है। वो ये कहता है कि देखो उस केस में वो लोग बहुत स्मार्टली प्ले करते, कहते हैं कि इतनी कम इनकम है, ठीक है, अमाउंट पेड और पेबल ऑन अमाउंट ऑफ सच कैरेज टू द ओनर, ठीक है, ओनर को कि कहा कि हम हमारे पास तो अभी हमने काम स्टार्ट किया है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इनकम टैक्स कहती है हमें उस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, जो भी आपका सच कैरेज है, ठीक है, आपको उसकी अमाउंट का 7.5% इनकम मानी जाएगी और इस इनकम पे आपको टैक्स पे करना है। पहले बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब सेकंड, इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया। सिंपली है, एक पर्सन है जो कि इंडिया को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, सेक्शन कितना है 174। तो इनकम ऑफ अ पर्सन लिविंग इंडिया, भाई वो शॉर्टली टाइम के लिए या इंडिया में कुछ काम के लिए आया था, उसने इनकम अर्न की है, वो 2 महीने के लिए आया, 3 महीने के लिए उसने इनकम को अर्न की है, क्या वो उसकी कोई गारंटी है कि वो वापस आएगा और हमें आके टैक्स पे करेगा? नो मैम। नहीं ना। तो when it appears to the assessing officer that an individual may leave India during the current assessment year or shortly after its expiry, या तो हमें ऐसा लगे कि हाँ यार इसका ना, कि आपने देखा है ना वीजा का सीन होता है ना, अगले दिन भी उनको एक दिन भी रहने नहीं देते, पेनल्टी होती है, क्यों है? तो इसीलिए, एंड दैट ही हैज नो इंटेंशन नहीं है उसकी इंडिया में वापस आने की। भाई देखो जो पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, शॉर्टली जा रहा है, कैसे भी रीजन है, तो उसकी उसी यानी कि प्रीवियस ईयर में ही क्या होगी, टैक्स होगी। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो जैसे रामा है, वो प्लान कर रही है सिंगापुर माइग्रेट होने के लिए परमानेंटली और इंडिया को यहाँ से छोड़ के जा रही है, तो वो इसी तारीख में ही अपने रिटर्न को सबमिट करके जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। इनकम ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल पर्सन फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि 5-6 लोग हैं, 3-4 लोग हैं, वो उनका
कुछ डिसाइड हुआ कि 3 महीने के लिए कोई काम करते हैं, 5 महीने के लिए कोई काम करते हैं, तो आगे अब वो आगे फर्दर इस एक्टिविटी को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है पे करने की, क्या वो करेंगे, क्या वो बताएंगे, इनकॉर्पोरेटेड है, स्टैब्लिश्ड है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। आपका शॉर्ट टाइम के लिए काम था, अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज अपने लिए कोई प्रॉब्लम को क्रिएट नहीं करना चाहती कि वो यानी कि उन्हीं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल्स के पीछे घूमे। सो इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द असेसमेंट ईयर इन विच इट इज फॉर्म्ड। ठीक है, टोटल इनकम जो होगी फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर की एक्सपायरी से फॉर दैट असेसमेंट ईयर, तब तक जब तक उनकी क्या है डेट है रिजोल्यूशन की, तब से आपको उसमें टैक्स पे करना होगा। मान लीजिए कि उनका अक्टूबर में क्या हो गया, काम फिनिश हो गया, तो आप उनको उसी प्रीवियस ईयर में अक्टूबर में ही उन्हें टैक्स फाइल, उसी ईयर में ही उन्हें टैक्स फाइल करना है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, एओपी है विच इज फॉर्म्ड इन द प्रीवियस ईयर 1920 में। ठीक है, ऑन 4 अप्रैल 2018 इज गोइंग टू बी क्लोज्ड ऑन, यानी कि वो जो डिसॉल्व, यानी कि क्लोज हो रही है कब, 27 में। तो जो इनकम है 1/4/2018 की, तो वो हम 1/4/2018 से यानी कि 1 अप्रैल से 27 तक की इनकम है, वो 18-19 में ही असेसमेंट ईयर में ही चार्जेबल होगी टैक्स के, ना कि अगले साल। रीजन समझ में आया क्यों? पहले बताओ समझ में आया या नहीं? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब है इनकम ऑफ पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट देयर एसेट्स। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वो ये सोचता है कि मैं अपनी एसेट्स को सॉल्व कर दूं, ठीक है, उसको डिस्पोज कर दूं, ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि देखो इससे ऐसा करने से, ठीक है, कि मैं अपनी, हो सकता है कि ऐसा करने से वो अपना टैक्स को पे करने से बच जाए। अब ये प्लीज आप अपना म्यूट कर दो, काफी वॉइस आ रही है, ठीक है, साउंड आ रही है। तो इफ इट अपीयर्स टू द असेसिंग ऑफिसर during any current assessment year that any person is likely to change, sell, transfer, dispose, ठीक है, of or part with any of his assets को करना, मतलब उसको लग रहा है कि उसकी इंटेंशन बेकार है, वो चेंज कर सकता है, सेल कर सकता है, ट्रांसफर, डिस्पोज, तो उस कंडीशन में आप जब करोगे, आपको जिस डेट से आपका प्रीवियस ईयर एक्सपायर हो रहा है, आपको तभी से आपका वो ही प्रीवियस ईयर हो जाएगा। क्लियर हुआ? और सभी का सेक्शन आपको बहुत ढंग से लर्न करना है। सेक्शन क्या है इसका, 175। पहले बताओ ये क्लियर हुआ आपको या नहीं बच्चों? यस मैम। सिंपल है, अपनी एसेट्स को अगर डिस्पोज करेगा तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं कि जिन सर्कमस्टांसेस में उसे उसका जो असेसमेंट ईयर है और जो प्रीवियस ईयर है सेम होगा। उसे सबसे पहले वहीं से फ्री होने के लिए टैक्स फाइल करके जाना है, अपना आईटीआर फाइल करो और जहां जा के आपको जो काम करना है देन वो पर्सन वो वर्क कर सकता है। इनकम ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस और प्रोफेशन, भाई सिंपल सीधी सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल इसी का ही दिया था। अगर एक बिजनेस है वो क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूड हो रहा है, वो आगे उसकी इंटेंशन नहीं है, भाई उसने लॉस वो किया, वो बंद हो रहा है, तो वो अगले साल कौन सा बिजनेस स्टार्ट करे, कहे कि मैंने तो यानी कि वो उस पे क्या था, लॉस हुआ था, जो भी हुआ है आपका लॉस हुआ तो आप लॉस का फाइल करो, अगर आपके पास प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट करो, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। और आईटीआर फाइल करने के लिए जिस ईयर में आपने अपने बिजनेस को बंद कर रहे हो, डिसकंटिन्यूड कर रहे हो, उसी ईयर में आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है। क्लियर हुआ? तो ये आपका कौन सा सेक्शन है, ये आपका सेक्शन है 176।
तो आपको बाबू इसके सेक्शंस भी लर्न करने हैं, ये एग्जाम में थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेक्शन 172 शिपिंग बिजनेस, 174 द पर्सन लिविंग इंडिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन द 174A, and then 175 and then 176. Any doubt in today's class? No, ma'am. No, ma'am. Sure, कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. No, ma'am.